My name is Deepika Sahu and today we are studying about Pharmacy Act 1948. ठीक, हम फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो फिर उसमें भी आप देखेंगे कि हमने फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, जिसमें हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा है कि फार्मेसी एक्ट जो है वो फर्स्ट कब इनेक्ट कराया गया था, 4 मार्च 1948 में एक्ट करवाया गया था। और इनका जो मेन इनका जो एम था वो क्या था, ताकि प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी जो है उन दोनों को और ज़्यादा बेटर बनाया जाए, उनके लिए और ज़्यादा बेटर प्रोविजंस बनाए जाए, जिसकी वजह से उनका रेगुलेशन जो है वो सही तरीके से हो और साथ ही फार्मेसी काउंसिल्स जो हैं वो फार्मेसी काउंसिल्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन कर पाए। उसके अलावा क्या है कि जो फार्मेसी एक्ट है 1948, ये क्या क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। तो पहला है कि इन्हें बेटर प्रोविजंस बनाने हैं ताकि ये रेगुलेट कर सके प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को। उसके अलावा प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का जो स्टेटस है उसको वो रेज कर सके। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूट करवा सके ताकि फार्मेसी एजुकेशन जो है उनका स्टैंडर्ड्स, उनका एक नया स्टैंडर्ड अटेंड कर सके। उसके अलावा फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उनको रेगुलेट करना और उनके अंडर पे डिप्लोमा जो हो रहे हैं कोर्स फार्मेसी में उनको अंदर रेगुलेट करना। उसके अलावा स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को रेगुलेट करना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन करवाना, उनको फंक्शंस बताना कि कैसे वो एक फार्मासिस्ट को एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो करे। उसके अलावा जितने भी फार्मासिस्ट के एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को रेगुलेट करना जो है वो उनका काम है। फिर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस देखे कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं, सेंट्रल काउंसिल क्या होता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ किसे बोलते हैं, किन्हें हम रेपाट्राइड्स कहते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होता है, पीसीआई। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म जो कि हम पीसीआई के नाम से जानते हैं। तो द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी of Government of India, also called the Central Council, constituted under the Pharmacy Act 1948। ये क्या है, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, इसे किसने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसे किसने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें रखा गया है, इनको बनाया गया है, जिसे हम एज अ सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जिसे हम एज अ सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें किन के अंतर्गत पे बनाया गया है, तो इन्हें फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत पे इन्हें बनाया गया है। ठीक, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो रखा है। और इन्हें सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है और इसे फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत पे इन्हें बनाया गया है। जो हमारा फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल था, द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। हमारा फार्मेसी एक्ट कब बना, 1948 में बना। ठीक, और हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट कराया गया, 1949 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूट कराया गया है। ठीक, इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 years बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर 5 साल में इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसके हिसाब से किया जाता है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। ठीक, कैसे उनके इलेक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, किस टाइप के मेंबर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, हर एक 5 साल में उनके जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते जाते हैं। कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज आई जाती हैं, कुछ एक्ट्स में अगर अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें करके ही इन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, दे आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली विच इज़ लिंक्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर। ये न्यू दिल्ली पे है। कहाँ है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारा मेन सेंट्रल काउंसिल कहाँ है, तो वो है हमारे न्यू दिल्ली में। और ये किनके साथ लिंक्ड है, तो फिर ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि हमारे जो मंत्रालय आता है हेल्थ सर्विसेज और फैमिली वेलफेयर के लिए जो काम करता है, उनके साथ इनका लिंकअप रहता है।
ठीक, जैसे कि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि फार्मेसी वालों का मेन काम क्या होता है कि ये हेल्थ केयर सिस्टम के लिए मेन काम करते हैं। मतलब कि कैसे हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कैसे और ज़्यादा बेटर प्रोविजंस बनाए जाए जिसकी वजह से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, हमारे सराउंडिंग्स और ज़्यादा डेवलप्ड हो, इन सारी चीज़ों पे फार्मेसी काम करती है। तो इसलिए इनका मेन काम, ये इनका लिंक्ड अप मेन किन के साथ रहता है, तो फिर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और फैमिली वेलफेयर के साथ इनका मेन लिंकअप होता है। ठीक, 3 टाइप्स के मेंबर्स जो हैं वो बनाते हैं पीसीआई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म्स आर फ्रेम ऑफ पीसीआई। ठीक, 3 टाइप के मेंबर्स इनमें होते हैं। एक होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, एक होते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक होते हैं हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। 3 टाइप के मेंबर्स याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारे मेंबर्स ऑफ पीसीआई। सबसे पहले हमारे इलेक्टेड मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ठीक, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस from among teachers working in Indian university or college affiliated to Indian university which grants degree or diploma in pharmacy. Among these, there should be at least one teacher of each of the subjects: pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology and pharmacognosy. इसका मतलब क्या हुआ, 6 मेंबर्स कौन से होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स में देख रहे हैं हम, तो इलेक्टेड मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो 6 हमारे टीचर्स होते हैं। 6 मेंबर्स कौन से होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, जिन्हें कहाँ जो, और ये टीचर्स जो हैं वो कहाँ काम कर रहे हो, वो किसी ना किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में काम कर रहे हो। ठीक, वो किसी ना किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम कर रहे हो और उन्हें इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएशन मिला हुआ हो। ठीक, और उन्हें वो एफिलिएशन कौन देगा, तो फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देगी। ठीक है, 6 मेंबर्स जो कि टीचर्स होने चाहिए, कहाँ के टीचर्स होने चाहिए, तो फिर वो इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के टीचर्स होने चाहिए, जिन्हें एफिलिएशन जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी के थ्रू मिला हुआ हो। और इन 6 मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम कौन करता है, वो काम करता है हमारा यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करेगा, इन 6 मेंबर्स, इन 6 टीचर्स को जो है वो इलेक्ट करेगा। ठीक, और ये कौन कौन से, या तो वो डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है, वहाँ के ये टीचर्स होने चाहिए। ठीक, अब इनमें अगर उन्हें वहाँ का मेंबर बनना है, पीसीआई का अगर मेंबर बनना है, तो फिर उनके पास कम से कम एक टीचर होनी चाहिए। मतलब कि इन्होंने जो ये 6 मेंबर्स इलेक्ट किए हैं, वो 6 मेंबर्स कौन कौन से होना चाहिए, उनके स्पेशलाइजेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कैसे टाइप के सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, उनके स्पेशलाइजेशन या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होना चाहिए, या तो फार्मेसी से होना चाहिए, या तो फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोग्नोसी। इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशंस है। टीचर्स को इलेक्ट करें, टीचर्स को इलेक्ट करने के बाद भी कैसे टीचर्स को इलेक्ट करेंगे, जिनका स्पेशलाइजेशन या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हो, या तो फार्मेसी में हो, या तो फार्माकोलॉजी में हो, या फिर फार्माकोग्नोसी में हो। नहीं, नेक्स्ट कौन से मेंबर्स होते हैं, ये 6 मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट मेंबर, 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय मेंबर्स ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म हम क्या जानते हैं, तो वो होता है हमारा MCI, है ना, नाम सुने होंगे MCI, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करती है, अपना एक मेंबर इलेक्ट करके वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ PCI में भेजती है। ठीक, MCI कौन होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो हमारे फिजिशियंस होते हैं या फिर हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें जो रजिस्टर करने का काम करता है, वो कौन करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। तो उसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक मेंबर जो है वो हमारे PCI का भी मेंबर होना चाहिए। ठीक, उन्हें वो इलेक्ट करके भेजेगा MCI अपना एक मेंबर, और वो कैसा मेंबर कहलाएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI कहलाएगा। उसके अलावा 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट
to represent each state elected from amongst themselves by members of each state council. उसके अलावा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक। और उन्हें कौन इलेक्ट करेगा, तो उन्हें भी जो जितने भी हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं उनमें से वो लोग जो हैं वो उनमें से एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजेंगे, ठीक। तो हर एक स्टेट का एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो भी पीसीआई का मेंबर रहेगा, ठीक। तो कितने हैं, 3 टाइप के मेंबर्स आते हैं। एक वो 6 मेंबर्स कौन होंगे जिन्हें यूजीसी जो है वो अपॉइंट करेगा, वो उनको इलेक्ट करेगा, जो कि टीचर्स होने चाहिए। उनका स्पेशलाइजेशन या तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्मेसी या फिर फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोग्नोसी में होना चाहिए। दूसरे कौन से होते हैं, एक मेंबर आपके एमसीआई का होना चाहिए, यानी कि एमसीआई जो है वो उनको इलेक्ट करके भेजेगी। और एक आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए हर एक स्टेट से, और उन्हें इलेक्ट करने का काम कौन करेगा, तो उन्हें इलेक्ट करने का काम हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल करेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपने नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक। नॉमिनेटेड मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं, तो 6 members nominated by the central government of whom at least 4 shall be possessing a degree or diploma in pharmacy and are in practice of pharmacy or pharmaceutical chemistry. नॉमिनेटेड मेंबर्स में अगर हम देखें तो फिर 6 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करते हैं, कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। इन 6 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको अब नॉमिनेट करेगी, जिसमें से 4 जो हैं, उन 6 मेंबर्स में से 4 जो हैं उनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, और वो फार्मेसी प्रोफेशन या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस से जुड़े हुए होने चाहिए। समझ में आया। 6 मेंबर्स कौन नॉमिनेट कर रही है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है उनको, ठीक। लेकिन उन्हें नॉमिनेट करने के साथ साथ उसमें क्या कंडीशन है कि उन 6 में से 4 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो कि फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है वो उनके पास हो फार्मेसी से रिलेटेड, और डिग्री डिप्लोमा होने के साथ साथ वो जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस या फिर फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों। नेक्स्ट है हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अब क्या करेगा, यहाँ पर भी आपका एक रिप्रेजेंटेटिव वो रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ AICTE को जिस नाम से हम जानते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो होने चाहिए, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब AICTE से जुड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मेसी है वो कैसा फील्ड है, वो एक टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत पे आता है ना। जैसे कि हम इंजीनियरिंग को जानते हैं कि वो एक टेक्निकल फील्ड से है, वैसा ही फार्मेसी जो है वो भी हमारा टेक्निकल ही है। तो उन टेक्निकल चीज़ों को, उन टेक्निकल एजुकेशंस को मेन कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE का काम हो करता है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो AICTE का भी होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि हर एक स्टेट में के द्वारा जो है वो नॉमिनेट हो, है ना। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अब कहाँ से रजिस्टर कराएंगे, तो वो हम अपने स्टेट से ही करवाते हैं, है ना। तो फिर उस स्टेट का एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, और इन्हें मेन नॉमिनेट करके कौन भेजेगा, तो उन्हें नॉमिनेट करने का काम जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे, ठीक। 2 टाइप के मेंबर्स देखे हमने, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। नेक्स्ट है हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ठीक। ये हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
कि अब उनके जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें कैसे नॉमिनेट किया, उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील with power of acquire and hold movable and immovable property. The president and vice president of the central council shall be elected by the members of council from amongst themselves. ठीक, subject to their membership, the president and vice president shall usually hold office for a term not exceeding 5 years. The elected or nominated members hold for 5 years. If any selected or nominated members remain absent without a sufficient reason for 3 consecutive meetings, she is deemed to have vacated her seats. Casual vacancies are filled only for the remainder term by the fresh nominations or elections as case may be. All members are eligible for re-election और re-nominations. इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखे अपने, उनके अलावा उनके जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो उन्हें भी चूज़ करने के लिए वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। जितने भी हमारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं वो अपने में से ही किसी को भी इलेक्ट करके, किसी को भी चूज़ करके जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो खुद से इलेक्ट होना चाहता है वो वहाँ पर इलेक्ट होने के लिए खड़ा हो सकता है। फिर वो जो वहाँ के मेंबर्स रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ करके प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाते हैं। ठीक, अब ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका जो ऑफिस टर्म रहता है, यानी कि इनका जो कार्यकाल टाइम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स के लिए होता है। हर एक 5 इयर्स के बाद में वहाँ पर वापस इलेक्शंस होते हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको वापस वहाँ पर अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो फिर वो वापस वहाँ पर जाकर खुद को नॉमिनेट करवा सकता है। ठीक, ये हुआ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात। वैसा ही सेम चीज़ जो है वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ भी होते हैं। जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं उनका जो टाइम पीरियड रहता है, उनका जो वर्किंग टाइम पीरियड जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स का होता है। और 5 इयर्स के बाद जो है वो अगर वापस वहाँ के मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर उन्हें वापस वहाँ पर इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड जो है वो होना पड़ेगा। ठीक, इनके अलावा अगर कोई भी वैकेंसीज अगर दिखाई दे रहा है, कोई भी अगर ऐसा है वहाँ पर अगर उसका सीट वैकेट है जो कि 3 मीटिंग तक है विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, अगर वो एब्सेंट हुए जा रहे हैं अगर मीटिंग्स पे, तो फिर उन्हें उनका सीट जो है वो वैकेट करना पड़ेगा अगर उनके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो। ठीक, और अगर उनके पास रीज़न है तो फिर वो रीज़न बता के वो अपना सीट बचा सकता है। और अगर उनका सीट वैकेट हो गया तो फिर उनके लिए वापस इलेक्शंस या फिर नॉमिनेशंस जो हैं वो कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के किस टाइप के मेंबर्स होते हैं। इनका आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।